हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। सामान्यतः सभी विषयों के शिक्षण सिद्धांत लगभग समान होते हैं। शिक्षण में बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, क्षमताओं आदि का ध्यान रखा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान शिक्षण में इन प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया जाता है। शिक्षण देते समय विषय पर बल दिया जाता है। शिक्षण देते समय विषय एवं बालक दोनों का ही ध्यान रखा जाना आवश्यक है। भाषा शिक्षण से हमारा तात्पर्य बालकों को भाषा के संबंध में सम्यक जानकारी प्रदान करने से है। भाषा की शिक्षा देते समय भाषा प्रकृति को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसके लिए कुछ सिद्धांतों की जानकारी आवश्यक होती है। भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ सिद्धांत निम्नवत हैं। पहला, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। भाषा शिक्षण करते समय भाषा एवं उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। अतएव हिंदी पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। हिंदी भाषा के शिक्षण में बच्चों की रुचि उत्पन्न करने के लिए अध्यापक अनेक उपाय कर सकता है। किसी वस्तु, उसके मॉडल या चित्र को दिखाकर वह बच्चों में उसके बारे में जानकारी की जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है। बच्चों को कविताएं कंठस्थ करने की भी प्रेरणा दे सकता है। बच्चों को अंत्याक्षरी द्वारा भी भाषा सीखने की प्रेरणा दी जा सकती है। अंत्याक्षरी प्रतियोगिता में 2 दल जीतता है। इन अंत्याक्षरी प्रतियोगिता में जो दल जीतता है उसके प्रत्येक सदस्य में आत्मगौरव की भावना जागृत होती है। दूसरा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक क्रियाशील होता है, उसे करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। प्रायः सभी प्रमुख शिक्षार्थियों ने, जिनमें फ्रोबेल, डीवी, गांधी, पार्क, मॉन्टेसरी, ईस्ट आदि मुख्य हैं, ने इस सिद्धांत पर बल दिया है। भाषा की शिक्षा के समय क्रियाशीलता के सिद्धांत को अपनाना आवश्यक है। भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील रखने के लिए प्रश्न पूछना, स्कूल के साहित्यिक कार्यक्रम चलाना, छात्रों को उसमें क्रियाशील रखना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक व लिखित कार्य कराना आदि कार्य अपनाए जा सकते हैं। इससे छात्रों के अध्ययन में रुचि बढ़ती है, पाठ शीघ्र सहजग्राह्य होता है तथा कक्षा का वातावरण गतिशील होता है। तीसरा, अभ्यास का सिद्धांत। मनोविज्ञान का यह मानना है कि पाठ जितनी तेजी से बालक याद करते हैं, उससे तीव्रतर गति से विस्मृत करते हैं। इसी कारण अभ्यास का सिद्धांत आवश्यक है। इससे विस्मृति रुकती है तथा छात्रों का ज्ञान उत्तरोत्तर विकसित होता है। भाषा के कलात्मक पक्ष के लिए अभ्यास सर्वथा आवश्यक है। थॉर्नडाइक ने कहा है कि भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। चौथा, जीवन समन्वय का सिद्धांत। प्रत्येक स्तर पर बच्चों का एक संसार होता है और जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ही अपने ढंग से एक नए संसार की कल्पना करने लगते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। अतः अध्यापक को चाहिए कि जो वह बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्य सामग्री चुने, उनका संबंध उसके जीवन से हो। पाठ्यपुस्तक की सामग्री का संबंध उनके जीवन से अवश्य जोड़ना चाहिए, अन्यथा वे सीखने में रुचि नहीं लेंगे। साहित्य के 2 पक्ष होते हैं, गद्य एवं पद्य। अध्यापक को चाहिए कि बच्चों को गद्य शिक्षण के समय व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान एवं पद्य शिक्षण के समय शब्द शक्ति, शब्द योजना, छंद, अलंकार एवं रसों का ज्ञान अवश्य कराए।
5वां, निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। हिंदी भाषा शिक्षण के एक नहीं अनेक उद्देश्य होते हैं। हमें बच्चों के ज्ञान, कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति का विकास करना होता है। प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति एक निश्चित अनुपात में होनी चाहिए। किसी उद्देश्य पर आवश्यकता से अधिक बल देना अथवा किसी को बिल्कुल ही छोड़ देना ठीक नहीं है। कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें पाठ्य सामग्री का चयन करना आवश्यक है। पाठ्य सामग्री की एक रूपरेखा होनी चाहिए। उसे स्थूल रूप देना शिक्षक का कार्य है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को वर्णनात्मक निबंध लिखना सिखाया जाए और उन निबंधों का क्या स्तर हो, यह अध्यापक को स्वयं निश्चित करना चाहिए। हिंदी शिक्षण द्वारा अध्यापक को बच्चों में सौंदर्यानुभूति को जागृत करने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि अध्यापक को शिक्षा देने से पूर्व पाठ के उद्देश्य और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय सामग्री का चयन बच्चों के स्तर के अनुकूल करना चाहिए। 6. वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण देना चाहता है। सभी प्रगतिशील शिक्षार्थियों ने वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत पर बल दिया है। एक ही कक्षा के छात्रों में वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। कोई छात्र शुद्ध उच्चारण नहीं करता तो किसी का लेख स्पष्ट नहीं होता, किसी का वाचन ठीक नहीं तो किसी का लेख अशुद्ध है, कोई मौन पाठ नहीं कर पाता तो कोई कई बार याद करने पर भी तथ्य भूल जाता है। इसलिए अध्यापक को इन सब की वैयक्तिक विभिन्नता एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान करना चाहिए। छात्रों को व्यक्तिगत कठिनाइयों का भी निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। 7वां, अनुपात और क्रम का सिद्धांत। अध्यापक भाषा सिखाने के लिए पाठ्य पुस्तक के 1-2 पृष्ठ पढ़ाने, व्याकरण के नियम बताने और रचना कार्य देने के अतिरिक्त अपना कर्तव्य और कुछ भी नहीं समझता। परिणामतः भाषा के सभी अंगों की शिक्षा अधूरी रहती है। भाषा सिखाने के केवल व्यावहारिक उद्देश्य के लिए भी बोलकर समझाने, लिखकर समझाने और सुनकर समझाने तथा पढ़कर समझाने की आवश्यकता है। भाषा शिक्षण के 2 अंग हैं, ग्रहण और अभिव्यक्ति। दूसरों के विचारों को ग्रहण करने की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला पढ़ने से, दूसरा सुनने से। इसी प्रकार अपने विचारों को प्रकट करने की प्रक्रिया भी 2 प्रकार से होती है। पहला पढ़ने से, दूसरा बोलने से। संक्षेप में विद्यार्थियों के सामने भाषा सीखने के निम्न 4 उद्देश्य होते हैं। पहला, दूसरों के मुख से सुनकर समझने की योग्यता प्राप्त करना। दूसरा, स्वयं बोलने की योग्यता प्राप्त करना। तीसरा, पुस्तक आदि को पढ़ने और पढ़कर समझने की योग्यता प्राप्त करना। चौथा, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए सीखने की योग्यता प्राप्त करना। भाषा के इन 4 अंगों में उपयुक्त क्रम ही अपेक्षित हैं। अध्यापक को यही क्रम ध्यान में रखना चाहिए। सीखने के लिए सही क्रम यह है। पहला, अध्यापक का बोलना और विद्यार्थी का समझना तथा सुनना। दूसरा, विद्यार्थी का अनुकरण करना और बोलने का अभ्यास करना। तीसरा, विद्यार्थी का पुस्तक पढ़ना, शब्दावली आदि के ज्ञान की वृद्धि करना, व्याकरण सीखना, समझने की योग्यता प्राप्त करना। चौथा, रचना द्वारा अपने विचारों को शुद्ध भाषा में प्रकट करना। 8वां, जीवन एवं अनुभवों के संबंध का सिद्धांत। जिस विषय वस्तु का बच्चों के अपने निजी अनुभवों एवं दैनिक जीवन से संबंध रहता है और जो उनके दिन प्रतिदिन के जीवन में अनेक अनुभव में आती रहती है, उनमें यदि शिक्षण का संबंध जोड़कर अध्यापन कार्य किया जाए तो बच्चे सरलता से सीखेंगे और रुचि भी लेंगे। अतः बच्चों को उनके खेल खिलौने, पशु पक्षी, कथा कहानी आदि से शिक्षण का संबंध बनाते हुए पढ़ाना चाहिए। 9वां, अनुकरण
सिद्धांत। बच्चे अनुकरण द्वारा शीघ्रता से सीखते हैं, इसलिए बच्चे अपने शिक्षक के बोलने, लिखने, स्वर एवं गति आदि का अनुकरण करके वैसा ही सीखने का प्रयत्न करते हैं। यदि माता पिता और विद्यालय में शिक्षक के बोलने के ढंग में अंतर हो तो बच्चे शिक्षक के बोलने के ढंग का अनुकरण करना अधिक पसंद करते हैं। यही कारण है कि बच्चों को विद्यालय में भेजने से उनके बोलने तथा भाषा ज्ञान आदि में विकास होता है और वे सुधरी संवरी शुद्ध भाषा बोलना सीख जाते हैं। अतः शिक्षकों को स्वयं अपने उच्चारण, स्वर बोलने की गति, लिखने आदि को शुद्ध स्वच्छ रखने का अध्ययन करना चाहिए, जिससे छात्र भी उनका अनुकरण करके शुद्ध स्वच्छ और ठीक स्वर एवं गति से पढ़ना लिखना सीख सकें। 10वां बोलचाल का सिद्धांत। भाषा शिक्षण की पुरानी पद्धति के अनुसार कक्षा में अध्यापक आता है, पाठ को पढ़ाता है, धारा प्रवाह बोलता था। कक्षा के बालक मूल श्रोता बनकर सुनते थे, परंतु कक्षा का वातावरण शांत हो, अध्यापक सक्रिय और बालक बहरे गूंगे जैसे बैठे हों तो भाषा शिक्षण कदापि प्रभावकारी नहीं होगा। इसी कारण आज के शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने बोलचाल के माध्यम से भाषा की शिक्षा पर बल दिया है। बोलचाल के शिक्षण में 2 बातें मुख्य हैं। पहला, कानों द्वारा सुनना, दूसरा, मुख द्वारा बोलना। कॉकेनियस और जॉन रॉक ने कहा है कि भाषा को पहले बोलचाल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। बोलचाल के सिद्धांत की निम्नलिखित उपयोगिता है। पहला, भाषा का संबंध मुख एवं कान से है। इसका अर्थ बोलने एवं सुनने से है। इस कारण बोलचाल भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी है। दूसरा, बोलचाल की पद्धति से बालकों का ध्यान पाठ की ओर तीव्र गति से आकृष्ट होता है। उनका ध्यान पाठ में एकाग्रित हो जाता है। तीसरा, बोलचाल के द्वारा अगर भाषा का शिक्षण प्रदान किया जाए तो भाषा सीखने में कम समय लगता है। चौथा, बोलचाल के माध्यम से प्राप्त किया गया ज्ञान विस्मृत नहीं होता है, वह स्थायी हो जाता है। 5वां, इससे छात्र व्याकरण सम्मत, शुद्ध, परिष्कृत, गतिशील, रोचक एवं स्वाभाविक भाषा बोलने लगता है। 6ठा, बोलचाल की पद्धति एवं छात्रों को अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। इससे उसकी सृजनात्मक शक्ति एवं अभिव्यक्तिकरण की क्षमता में वृद्धि होती है। 7वां, इस पद्धति में छात्रों का उच्चारण सुधरता है, लय, मात्रा, चिन्ह आदि का समुचित प्रयोग करने लगता है। 11वां, चयन का सिद्धांत। हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कब किस सिद्धांत या पद्धति का सहारा लिया जाए, इसकी सटीक जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। किसी पाठ को किस रूप में प्रयुक्त करके छात्रों को सरल एवं सहज ग्राह्य बनाया जाए, इसके लिए अध्यापक को बहुमुखी प्रयास करना चाहिए और जो रूप अधिक प्रभावकारी हो उसका चयन करना चाहिए, जिससे छात्र लाभान्वित हो सकें। 12वां, बाल केंद्रिता का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के समय इस बात पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक है। अध्यापक को अध्यापन के समय इतना आत्मविभोर नहीं होना चाहिए कि बालक विस्मृत हो जाए। इसलिए भाषा शिक्षण का केंद्र बालक हो। बालक को स्वभाव, क्षमता, रुचि, स्तर आदि का ध्यान रखकर शिक्षण प्रदान करना चाहिए। 13वां, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। शिक्षण के कुछ सामान्य सूत्र हैं जिनके अनुसार शिक्षण कार्य करने से बच्चों को सीखने में सरलता, सुगमता और स्थायित्व प्राप्त होता है। जैसे सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, आगमन से निगमन की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर आदि। शिक्षण में इन सूत्रों का आधार और पालन करने से शिक्षण अधिक प्रभावकारी होता है। 14वां, साहचर्य सिद्धांत। बच्चे दूसरों को सुनकर बोलना तो सीखते ही हैं, परंतु
इस प्रकार सीखे गए शब्दों को समझने के लिए साहचर्य का होना आवश्यक है। बच्चा माँ को माँ या मम्मी कहने के साथ पहचानना और समझना तभी सीख सकेगा जब शब्द माँ के उच्चारण के साथ स्वयं माँ को और पिताजी को या पापा के उच्चारण के साथ स्वयं पिता को भी देखेगा। इस प्रकार शब्दोच्चारण और वस्तु तथा व्यक्ति विशेष दोनों का साथ साथ अर्थात साहचर्य होने से ही बच्चों को उस शब्द की समझ और पहचान हो सकेगी। इसी प्रकार अन्य शब्दों जैसे दूध, पानी, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली आदि को दिखाकर इन शब्दों को बोलने से वह इन शब्दों को समझने लगता है और इन वस्तुओं को देखकर उनका नाम उच्चारण करना सीख जाता है। यह सब साहचर्य के सिद्धांत की ही महिमा है कि बच्चे आरंभ में लिपि का ज्ञान भी अक्षर अ की आकृति के साथ साथ अमरूद का चित्र भी साथ में बना हुआ देखते हैं और इसी प्रकार क अक्षर के साथ कबूतर आदि का चित्र और दोनों के साहचर्य से अक्षर ज्ञान सरलतापूर्वक प्राप्त कर लेते हैं। अतएव बच्चों को भाषा शिक्षण के लिए जितना अधिक प्रत्यक्ष वस्तुओं अथवा आकृतियों, चित्रों, मॉडल आदि दिखाकर साहचर्य का अवसर दिया जाएगा, उतनी ही सरलता एवं सुगमता से वे भाषा सीखने में समर्थ होंगे। 15वां आवृत्ति का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि हिंदी सीखने में आवृत्ति का बहुत बड़ा महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतनी ही अधिक देर तक याद रहेगी। बच्चों को जो कुछ पढ़ाया जाए उसकी आवृत्ति उसी समय उसी दिन तो की ही जा सकती है। साथ साथ जब भी अवसर मिले उस ज्ञान अथवा क्रिया का प्रयोग करते रहना चाहिए। कुछ विद्वान इस सिद्धांत को प्रयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयोग में सीखे हुए ज्ञान या क्रिया की ही आवृत्ति होती है, इसलिए इसे आवृत्ति का सिद्धांत कहना ही उचित है। इस क्रिया या ज्ञान की किसी बात को बार बार दोहराने से वह अच्छी प्रकार से याद हो जाती है। इसलिए किसी ने कहा है कि बार बार दोहराना स्मृति के माता और पिता हैं। अभ्यास प्रश्न संख्या 1। भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। निम्न में से किसका कथन है? ऑप्शन 1 स्किनर, ऑप्शन 2 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 3 जीन पियाजे, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, थॉर्नडाइक। प्रश्न संख्या 2। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? ऑप्शन 1 व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। ऑप्शन 2 बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। ऑप्शन 3 भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। ऑप्शन 4 प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। व्याकरण के नियम सिखाने में बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। क्वेश्चन नंबर 3। अध्यापन करते समय एक शिक्षक को शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ करना चाहिए ताकि बच्चे सरलतापूर्वक सीख सकें? ऑप्शन 1 कथाओं कहानियों के साथ, ऑप्शन 2 पशुओं पक्षियों के साथ, ऑप्शन 3 खेल खिलौने के साथ, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षक का प्रथम उद्देश्य है कि भाषा शिक्षण का केंद्र हो। ऑप्शन 1 बालक, ऑप्शन 2 अभिभावक, ऑप्शन 3 समाज, ऑप्शन 4 विद्यालय। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, बालक। 5वां प्रश्न है भाषा शिक्षण के अंतर्गत उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। ऑप्शन 1 कठिन से सरल की ओर, ऑप्शन 2 अज्ञात से ज्ञात की ओर, ऑप्शन 3 मूर्त से अमूर्त की ओर, ऑप्शन 4 संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, मूर्त से अमूर्त की ओर। प्रश्न संख्या 6। भाषा शिक्षण में पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया जाना चाहिए? ऑप्शन 1 बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर, ऑप्शन 2 शिक्षक की आवश्यकताओं के आधार पर, ऑप्शन 3 अभिभावकों की आवश्यकताओं के आधार पर, ऑप्शन 4 सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर।
क्वेश्चन नंबर 7, भाषा शिक्षण में छात्रों को क्रियाशील बनाने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन 1 प्रश्न पूछना, ऑप्शन 2 अभ्यास कराना, ऑप्शन 3 साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा शिक्षण में बालकों की विस्मृति को रोकने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 1 प्रेरणा, ऑप्शन 2 क्रमबद्धता, ऑप्शन 3 अभ्यास, ऑप्शन 4 है सीखना। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऑप्शन 1 साहचर्य सिद्धांत, ऑप्शन 2 आवृत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन 3 बोलचाल का सिद्धांत, ऑप्शन 4 है लिखने का सिद्धांत। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, आवृत्ति का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन 1 विद्यालय पर, ऑप्शन 2 अध्यापक पर, ऑप्शन 3 बालक पर, ऑप्शन 4 अभिभावकों पर। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, अध्यापक पर। क्वेश्चन नंबर 11, अनुकरण का सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन 1 स्किनर, ऑप्शन 2 हिलगॉट, ऑप्शन 3 वॉटसन, ऑप्शन 4 जीन पियाजे। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, हिलगार्ड। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। ऑप्शन 1 पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन 2 बोलकर अपनी अभिव्यक्ति बताना, ऑप्शन 3 दूसरों को सुनकर समझना, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन 1 चयन का सिद्धांत, ऑप्शन 2 शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, ऑप्शन 3 बोलचाल का सिद्धांत, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए। ऑप्शन 1 पाठ्य पुस्तक का, ऑप्शन 2 सामान्य बोलचाल का, ऑप्शन 3 श्याम पट का, ऑप्शन 4 प्रश्न पूछने का। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, सामान्य बोलचाल का। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा शिक्षण के अंतर्गत आवश्यक है कि बालकों में ध्यान रखा जाए। ऑप्शन 1 रुचियों का, ऑप्शन 2 प्रवृत्तियों का, ऑप्शन 3 व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी का। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं। ऑप्शन 1 केवल कहानियाँ, ऑप्शन 2 ऐसा बाल साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, ऑप्शन 3 ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, ऑप्शन 4 केवल कविताएं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। क्वेश्चन नंबर 17, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय है। ऑप्शन 1 बच्चों से पाठ्यपुस्तक पढ़वाना, ऑप्शन 2 बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना, ऑप्शन 3 बच्चों में व्याकरण से संबंधित ज्ञान को बढ़ाना, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है। ऑप्शन 1 विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन 2 विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, ऑप्शन 3 भाषा के आलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, ऑप्शन 4 मानवीय मूल्यों का विकास। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, भाषा के आलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। क्वेश्चन नंबर 19, एक बालक सामान्यतः किस विषय में रुचि अधिक लेता है। पहला ऑप्शन जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, ऑप्शन 2 जो कल्पनाओं से संबंधित हो, ऑप्शन 3 जो तर्कों पर आधारित हो, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो। क्वेश्चन नंबर 20, अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है। ऑप्शन 1 पढ़ने को, ऑप्शन 2 लिखने को, ऑप्शन 3 मौखिक वाचन को, ऑप्शन 4 ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, ये सभी। इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।